ओके, सो चैप्टर 8 थिंकिंग। नाउ व्हाट इज थिंकिंग? ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइकोलॉजी। पहले हमने देखा मेमोरी क्या होती है, एंड देन लर्निंग क्या होती है, अब थिंकिंग क्या होती है। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि यू आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट दिस टर्म थिंकिंग, है ना। ओवर थिंकिंग वगैरह ये सब तो बेसिक हम शब्द यूज करते ही हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो व्हाट एग्जैक्टली इज थिंकिंग? थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन में कह लो या माइंड में होती है, राइट। सो थिंकिंग इज यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली। थिंकिंग सिर्फ इंसानों में ही यूनिक होती है। कोई भी जानवर वगैरह हम मतलब ये नहीं बोलते कि वो बहुत ज्यादा कुछ सोचते हैं, है ना। जो कॉम्प्लेक्स तरीके की थिंकिंग है, क्योंकि एक हाइयर ऑर्डर मेंटल ऑपरेशन होता है, ये सिर्फ इंसान करते हैं। इट इज यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली। इट इज द बेस्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज। जैसे कि लर्निंग था, लर्निंग तो जानवरों में भी हो रही है ना। वो भी हैबिट बना लेते हैं किसी चीज की, तो लाइक उसको कर लेते हैं। बट जो थिंकिंग है, सोच पाना, लॉजिक लगा पाना किसी चीज में, वो चीजें ये माना जाता है कि सिर्फ इंसानों तक ही लिमिटेड है। नाउ ये इसकी डिफाइन आ रही है। इट इज हायर ऑर्डर, एक ऑर्डर वर्ड यहाँ पर मिसिंग है। It is higher order mental process through which we manipulate, analyze the required or existing information using abstraction, reasoning, imaging, problem solving, judging and decision making। मतलब ये सब थिंकिंग के पार्ट्स हैं जो आगे इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स बनेंगे, राइट। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें करके हम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट या एनालाइज करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है जो अभी आपके ब्रेन में आ रही है, फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो आपके कानों से रजिस्टर हो रहा है और आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है। इस चीज को जब आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू एनालाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ, दिस इज थिंकिंग। आप ये सोच रहे हो, है ना। तो सोच रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो इस इंफॉर्मेशन को जो भी आपके लिए जरूरी है, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है या जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सिंपली कैसे कर रहे हो इस काम को? ड्यू टू रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह, राइट। इन सब सब प्रोसेसेस के थ्रू यू आर ट्राइंग टू एनालाइज एंड manipulate the existing information. That is all. That is thinking. Now thinking is mostly organized and goal directed। thinking हमारी organized होती है और goal directed होती है। कोई भी thinking ऐसी नहीं हो सकती जिसका कोई goal ही ना हो, right? किसी भी thinking का कोई ना कोई end goal तो होगा, right? Like whatever you are trying to think, उसका कोई तो motive होगा ना, कोई तो goal होगा ना कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, right? So it is an internal mental process which can be inferred from our overt behavior। Now thinking एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस है। कोई बाहर से देख के नहीं बता सकता कि इस समय स्वाति क्या सोच रही है। वो सिर्फ उसको में भी पता होगा, है ना। जो उसके दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ उसे पता होगा। हाँ, हम उसके बिहेवियर से लाइक मतलब अपना एक अजम्पशन लगा सकते हैं, उसको हम इन्फर करना बोलते हैं कि मुझे क्या लग रहा है कि ये क्या सोच रही है। तो मे भी इसे लग रहा होगा कि मैं लेट हो गई हूँ, मैंने ये मिस कर दिया, अगर ये लग रहा होगा तो है ना। तो अगर ऐसा लग, वही तो मैंने कहा, हम बस गेस कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो मतलब कि अच्छा लेट मैसेज मिला, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मतलब कि एक मेंटल प्रोसेस, इंटरनल मेंटल प्रोसेस है जो कि हमें लाइक हमारे माइंड के अंदर ही चलती है। इंटरनल का मतलब वही है, और वो हमारे बाहरी बिहेवियर से अंदाजा उसका लगाया जा सकता है। बट एग्जैक्टली क्या किसी के दिमाग में चल रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता। नाउ थिंकिंग के दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो क्या होते हैं? यस, करेक्ट। मेंटल इमेज और कॉन्सेप्ट। मेंटल इमेज क्या होती है और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? मेंटल इमेज का मतलब होता है जो बाहरी दुनिया की एक इमेज हम अपने माइंड में बनाते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि आपके घर में कितने खिड़कियां हैं। आई टोल्ड यू टू लाइक एनालाइज दैट थिंग इन योर माइंड, है ना। सोचो, बताओ कितनी खिड़कियां हैं? 12? तुम्हारे 6 7? 12 13? वाह भाई साहब, इतने बड़े बड़े घर तुम्हारे हैं। तो मतलब कि अगर 12 खिड़कियां, अच्छा चलो, अगर 12 खिड़कियां हैं, है ना, तो जिसके घर में कम खिड़कियां थी उसको काउंट करने में भी कम टाइम लगा होगा, क्योंकि आपने अपने मेंटल इमेज को लिटरली फ्रेम किया है। जैसे अगर सच में जाके देखना हो किसी जगह को, तो आपको जितनी बड़ी जगह होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही जितनी बड़ी जगह सच में है, लगभग कंपैरेटिवली लाइक उतना ही टाइम आपको लगता है अपने दिमाग में भी उस चीज को सोचने में। ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं, बट अगर छोटी चीज सोचनी है तो कम टाइम में इमेजिन हो जाएगी, बड़ी चीज इमेजिन करनी है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो मेंटल इमेज भी काइंड ऑफ इसी तरीके से वर्क करती है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन योर माइंड। उसको हम मेंटल इमेज बोलते हैं। इट इज द इमेज, दैट इज द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेंसरी एक्सपीरियंस दैट कैन बी यूज्ड अबाउट थिंग्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस। जैसे अभी आपने किया, जो चीजें ऑलरेडी आपके एक्सपीरियंस में थी, आपका खुद का घर, उसको आपने अपने माइंड में इसकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाई। नाउ दैट इज सिंपली मेंटल इमेज। आप बिना मेंटल इमेज फ्रेम किए ये सोच ही नहीं सकते थे। कैन यू थिंक विदाउट द इमेज?
अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कितनी खिड़कियां हैं, बिना इमेज बनाए काउंट कर ही नहीं सकते आप। यू नीड टू फॉर्म दैट इमेज। थिंकिंग हो ही नहीं सकती बिना मेंटल इमेज के। चाहे आप कुछ भी सोच के देख लो, जब भी सोचोगे कोई ना कोई इमेज दिमाग में बनती ही बनती है, राइट। जैसे मैंने बोला एप्पल, कार, स्कूटी, कुछ ना कुछ माइंड में आ रहा है, उसी को मेंटल इमेज बोला जाता है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट्स। अब व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब आप समझ सकते हो, कैटेगरी। कॉन्सेप्ट इज द मेंटल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड पॉइंट है, कॉन्सेप्ट इज द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैटेगरी। इट रेफर्स टू अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और इवेंट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज। एक ऐसे क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज या इवेंट्स जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, उसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट मतलब कैटेगरीज की मेंटल इमेज। जैसे कि आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, नाउ वी थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये मतलब इस चीज का, फॉर एग्जांपल अभी मैंने घर की बात करी, घर एक ब्रॉडर कैटेगरी का पार्ट है, राइट। लाइक आपके माइंड में घरों की एक अलग, बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हो। घर एक ऐसी कैटेगरी है जो नॉन लिविंग चीजों की कैटेगरी है, वो लिविंग चीजों से अलग है। घर कुर्सी से अलग है। घर एक ऐसी चीज है जो चलता नहीं है, जो रुका रहता है ना, स्टेबल चीज। वैसे बहुत से कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बात है हमारे दिमाग में बने हुए हैं, है ना, तो उनको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट्स में ही सोचते हैं। जैसे इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में कि अगर कोई इंसान ऐसा आए जिसका हाथ एक ही हाथ है ना, और एक ही पैर है, एक ही हाथ है, और उसकी नाक उसके सिर पे लगी हुई है, तो ऐसे को आपको परसीव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू लाइक अंडरस्टैंड दैट पर्सन और इवन थिंक अबाउट दैट पर्सन बहुत इजीली, है ना। आपको उसे किसी ना किसी क्योंकि कॉन्सेप्ट में रखना होता है। अब आप कोई अजीब तरीके का जानवर देखो जो आपने पहले नहीं देखा, ना ही वो कुत्ता, ना वो बिल्ली, ना वो शेर, तो you try like when you try to think about it, you find it very hard to put it in some category, है ना। बट फिर भी आप उसे किसी ना किसी कैटेगरी में रख देते हो, भाई ये एलियन है, तो अगेन एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो वी थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओनली और मेंटल इमेज। तो ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे थिंकिंग के। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट इज प्रोटोटाइप? एक सिंपल सा वर्ड आ सकता है आपके लिए, बट ऑल्दो मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल, हाँ स्टिल सुन लो। प्रोटोटाइप क्या होता है? वो भी कट है, हाँ वो भी कट है। ये लेवल्स वगैरह ये सब आपका पार्ट में नहीं है, बट स्टिल मैं सिर्फ आपको प्रोटोटाइप बता रहा हूँ कि प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप का मतलब है बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी। एक कैटेगरी का जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम प्रोटोटाइप बोल देते हैं। जैसे क्लास में जो क्लास मॉनिटर होता है, अब वो तो खैर किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है मॉनिटर को, उसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स वगैरह लगती है ना। हाँ एग्जैक्टली, बट मतलब राइट, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ कि जैसे जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से बना था, मॉनिटर शुड बी दैट पर्सन जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि अगर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी एक बंदे को बाहर भेजना हो, तो हम ऑब्वियसली ये ट्राई करेंगे कि कोई बढ़िया आदमी को हम भेजें, राइट। दैट इज प्रोटोटाइप, कि किसी बढ़िया इंसान को हम बाहर भेज रहे हैं, भाई हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है हमारी पूरी लाइक कंट्री का, है ना। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। नाउ देन ये इतना था बेसिक आइडिया अबाउट थिंकिंग, है ना। व्हाट इज थिंकिंग? एक हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस। इसके दो बिल्डिंग ब्लॉक है, मेंटल इमेज और कॉन्सेप्ट। और उसके बाद एक प्रोटोटाइप और आपने चीज समझी है कि कॉन्सेप्ट में मतलब कैटेगरी में जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम प्रोटोटाइप का नाम देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? ये बहुत अब छोटे छोटे से बहुत इजी से टॉपिक इस चैप्टर में है, इतना ही। अब इस चैप्टर में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक डिवाइड कर दिए हमने, थिंकिंग के ही अंदर के सब पार्ट है ये सारे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? ये भी एक तरीके की थिंकिंग ही है, बट एक ऐसी थिंकिंग जो कि बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की थिंकिंग होती है और गोल डायरेक्टेड होती है। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? यस, आप कह रहे थे मुझे चैप्टर पूरा आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मेन ऑब्वियसली। खैर प्रॉब्लम्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? कोई भी हर्डल, कोई भी दिक्कत, उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा? जब हम दिक्कत से सॉल्यूशन पे जाएं, सिंपल, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी आप इशू में हो, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आप खड़े हो, आपने उसके एंड पॉइंट पर जाना है, मतलब कि सॉल्यूशन तक पहुंचना है। दिस इज सिंपली प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। यहाँ पर दो एंकर होते हैं, एक प्रॉब्लम और एक गोल। फ्रॉम प्रॉब्लम टू गोल जब हम रीच करने की कोशिश करते हैं, दिस थिंकिंग इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो एंकर हैं, एक एंकर प्रॉब्लम जहां पर हम अभी हैं, और एक एंकर होता है गोल जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, मैगी वाला। मुझे रात के टाइम पर भूख लगी, मैगी खानी थी, तो अभी मुझे भूख लगी है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैगी खा ली तो सॉल्व हो गया, राइट। तो वो जो मैंने थिंकिंग करी कि यार प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, भूख लगी है क्या खाऊं, उसके लिए फर्दर जो कुछ भी हुआ, दैट टाइप ऑफ थिंकिंग वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट।
So problems क्या होती है? Problems are not always obstacles or hurdles. They could be any simple activity that we perform to reach a defined goal. प्रॉब्लम ऑल दो सिंपली हम हर्डल दिक्कतों को बोलते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, बट कई बार दिक्कत होना भी जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो इस चीज को, जो भी ये चैप्टर चल रहा है, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. सो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर यू. दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी जिसको आपने परफॉर्म करना है एक डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए. हर उस एक्टिविटी को हम प्रॉब्लम की तरह कंसिडर कर सकते हैं. एंड देन इसके अंदर दो एंकर जो मैंने आपको बता ही दिया, इनिशियल स्टेट और एंड स्टेट. इनिशियल स्टेट मतलब स्टार्टिंग स्टेट, एंड स्टेट मतलब लास्ट स्टेट. स्टार्टिंग स्टेट क्या होगी? ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इटसेल्फ. और एंड स्टेट क्या होगी? द गोल, जहां पर हम जाना चाहते हैं. एंड देन ऑब्स्टिकल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टॉपिक आता है कि अब अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल सी बात है कि इनिशियल स्टेट से एंड स्टेट तक पहुंचना मतलब प्रॉब्लम से गोल तक पहुंचना, दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इसके अंदर दिक्कतें क्या आ सकती हैं? उसके अंदर जो सबसे पहली दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताई गई है, दैट इज योर मेंटल सेट और फंक्शनल फिक्सेडनेस. मेंटल सेट और फंक्शनल फिक्सेडनेस ऑल्दो काइंड ऑफ थोड़ा अलग से टॉपिक है बट सिमिलर है, इसीलिए साथ रखें. मतलब दिस इज नॉट सेम बट सिमिलर. यू कैन लाइक कंसीडर इट लाइक दिस कि मेंटल सेट का पार्ट है. पहले मेंटल सेट समझ लो फिर बताना. चलो मेंटल सेट पता किसी को? मेंटल सेट का मतलब हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है. हर इंसान का मेंटल सेट ही डिफरेंट होता है ना. कोई इंसान एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा बिकॉज उसका मेंटल सेट स्टार्टिंग से ही वैसा बना हुआ है, उसने बचपन से ही उस चीज को सीखा है उसी तरीके से, इसलिए अब वो मेंटली सेट हो चुका है उस पैटर्न में कि भाई इस चीज से बस यही काम हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे उस टाइम रात को भूख लगी और मैं फिक्स्ड हूं, लाइक मैं मेंटली, मेरा एक सेट बना हुआ है, मेरा मेंटल सेट ऐसा है कि मैगी ही खानी है, yippee नूडल या और जितने भी वो सब और तरीके के हैं वो सब मैंने नहीं खाना. इफ आई बी रिजिड टू दैट कि मैंने सिर्फ मैगी ही खानी है, दैट इज माई मेंटल सेट. तो यहाँ पर मेरा मेंटल सेट एक बैरियर बन गया, राइट? कि भूख, मैं अपना भूख को शांत कर सकता था कुछ भी और खा के, पर नहीं जी मैगी ही खानी है क्योंकि रात को भूख लगती है तो मैं हमेशा मैगी खाता हूँ, इसलिए भाई मैं तो मैगी ही खाऊंगा. दिस इज माई मेंटल सेट, एक बैरियर बन गया है ना, वरना खा सकता था कुछ भी. फंक्शनल फिक्सेडनेस इज सिमिलर टू दिस. अब बताओ तुम. नहीं, राइट, एग्जैक्टली, है ना. तो मतलब कि फंक्शनल फिक्सेडनेस और मेंटल सेट में देखो ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है. मेंटल सेट इज अबाउट यू, फंक्शनल फिक्सेडनेस इज अबाउट द ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे अगर आप किसी चीज के फंक्शन से फिक्स्ड हो कि इस चीज में यही काम है, जैसे कई अमीर लोग जो बहुत ही ज्यादा कोई रिच क्लास में आ रहे हैं लेट्स से, है ना, तो मतलब मेरा ऐसे बहुत सा एक्सपीरियंस रहा है ऐसे लोगों के साथ, इसीलिए आई कैन टेल यू दैट कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी फैमिली में ही कि ये वाला जो ग्लास है, मतलब मुझे तो खैर उनकी कैटेगरी भी नहीं पता बट आई फील वो बहुत ज्यादा चोचले होते हैं उनके, तो दे आर लाइक कि नहीं ये वाले ग्लास में हम वाइन ही पियेंगे, इस वाले ग्लास में हम कॉफी नहीं पियेंगे, ये चाय वाला है इसमें हम सिर्फ चाय पियेंगे, कॉफी के लिए ये अलग है, इसमें हम पानी नहीं, हाँ इसमें सिर्फ पानी, है ना. हाँ तो सी नाउ दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है, हर किसी का अपना सोचने का तरीका है. मुझे ये चीज का लॉजिक कोई समझ नहीं आता है ना, इसलिए मुझे ये चीज सही नहीं लगती बट कई लोगों को लगती है. तो दैट इज फंक्शनल फिक्सेडनेस. अब ऐसे लोगों के सामने अगर एक ही ग्लास ऑप्शन अवेलेबल है तो वो बेचारों को पीते हुए भी अजीब फील होगा कि अरे यार शिट मैं इसमें ये क्यों पी रहा हूँ. उनको टेस्ट ही नहीं लगेगा, उनको वो चीज सेम चीज में मजे ही कमाएंगे ड्यू टू दैट फंक्शनल फिक्सेडनेस, है ना. और कई बार तो लोग करते ही नहीं है, ज्यादा ही रिजिड हो जाते हैं, तो नहीं भाई मैं तो इसमें पीऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास वो वाला कप नहीं है ना, उसी वाले कप में चाय पी जाती है तो वो नहीं है तो पीऊंगा. दैट इज फंक्शनल फिक्सेडनेस, राइट? सो मेंटल सेट और फंक्शनल फिक्सेडनेस ये दोनों चीजें बैरियर बन सकती हैं कि हम चीजों के फंक्शन पे फिक्स हो जाते हैं, उसके कोई और इस्तेमाल नहीं ले पाते. एंड देन लैक ऑफ मोटिवेशन, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना. कोई जितना मर्जी पढ़ाता रहे, कोई जितना मर्जी कोशिश करता रहे कि भाई ये ले यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस ये कर दे ये लिख दे, है ना. जैसे अगर तुम्हारे जैसा हाल सबका हो जाए तो क्या ही बात है, तुम्हारे जैसा मतलब तुम्हारे स्कूल जैसा कि टीचर बता ही दे कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे यही कर लो, बट अगर आप इसमें भी ना करो, है ना, इसमें भी मेहनत ना करो जरा सी भी कि भाई टीचर पूरा पढ़ा रहा है, उसने क्वेश्चन भी दे दिए, तो अगर क्वेश्चन दे दिए कम से कम आंसर तो कोई ढूंढ सकते हो, है ना. फिर लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बहाने बनाते हैं अगर मोटिवेशन नहीं होती तो ये लैक ऑफ मोटिवेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बैरियर बन जाता है. सो देयर इज अ नीड टू परसिस्ट इन देयर एफर्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन, राइट? मतलब कि जब मोटिवेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, आप यू नीड टू बी परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, तभी आपका सोल्यूशन मिल पाएगा. सो दैट इज ऑल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. इतना सा टॉपिक था, ठीक है. इसके बाद अब आता है रीजनिंग. नाउ व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग भी एक तरीके की थिंकिंग ही है, राइट? क्या? हाँ दो टाइप की होती है, वही होती है. हाँ राइट, नहीं डिडक्टिव वाली नहीं. सी नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रीजनिंग?
रीजनिंग ये बॉक्स के नीचे उसके डिफाइन है, रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव टू कंक्लूजंस, राइट। ये थिंकिंग जैसी ही आपको सारी डिफाइंस लगेंगी, और वो लाजमी भी है क्योंकि ये थिंकिंग के ही टाइप्स हैं, थिंकिंग के ही पार्ट्स हैं। तो रीजनिंग की भी डिफाइन लाइक काइंड ऑफ थिंकिंग जैसे ही है, ये ऐसी टाइप ऑफ थिंकिंग होती है भाई, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को गैदर और एनालाइज करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, क्यों करते हैं, टू रीच टू कंक्लूजंस। किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जब हम किसी इंफॉर्मेशन को गैदर और एनालाइज करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनिंग। नाउ रीजनिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, राइट। हाँ मतलब हम दोनों ही गलत बोल रहे हैं, है ना, तो खैर चलो कोई नहीं, हो जाता है ना। तो डिडक्टिव, और ये ना ही नॉन डिडक्टिव है ना ही अनडिडक्टिव है, इट इज इनडिडक्टिव। तो डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जब हम किसी अजम्पशन को पहले मन में रख रहे हैं और फिर रीजन देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि हम पहले फैक्ट्स देख रहे हैं और फिर कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। सी व्हाट इज द डिफाइन ऑफ रीजनिंग, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एनालाइज करना, कंक्लूजन पे पहुंचना। अगर हम पहले से मन में एक एजम्पशन बना के चलते हैं, जैसे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, अच्छा इससे आप हिंट ले सकते हो, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग नाम था ना उसमें, तो दैट वाज डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या हुआ था, पहले से हाइपोथेसिस बना के चलते हैं, है ना। तो ऐसे ही डिडक्टिव रीजनिंग वही वाली हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ही यहाँ पर आएगा कि पहले से एक असम्पशन हमारे मन में होती है, फिर हम बल्कि इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बाद में एनालाइज करते हैं, जैसे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में हमने समझा था चैप्टर 2 में, ताकि हम अपनी हाइपोथेसिस को प्रूफ कर पाए, ताकि हम अपने असम्पशन या एज्यूम्ड आंसर को प्रूफ कर पाए। और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम पहले फैक्ट्स को देखते हैं और उसके बाद एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, दैट इज ऑल, ठीक है। इट बिगिंस विद एन असम्पशन एंड इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो मतलब ये बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया, अब इसे रीड करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट साइंटिफिक रीजनिंग एंड इवन ले पीपल यूज इंडक्टिव रीजनिंग, ज्यादातर साइंटिफिक रीजनिंग में इंडक्टिव रीजनिंग ही यूज होती है, डिडक्टिव रीजनिंग का ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं, और होना भी यही चाहिए, है ना। पहले हमें फैक्ट्स को देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। अब उसके बाद आती है डिसीजन मेकिंग। नाउ व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है जब हम, हाँ बोलो, बोल रहे थे शायद, नहीं तो चैप्टर आता है, एक तो टॉपिक बोल दो, डिसीजन लेते हैं, चलो ठीक। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, जो हम डिसीजन, हाँ जजमेंट और डिसीजन मेकिंग अलग है, बट उसमें आता है, उसके अंदर का सब टॉपिक है। सो जजमेंट, सी जजमेंट बनाना जरूरी है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। यू नीड, इट इज सिंपली लाइक कि यू नीड टू जज व्हाट टू डिसाइड। तो इसलिए दोनों इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, जजमेंट के बिना डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। नाउ व्हाट इज जजमेंट, जजमेंट्स आर अलाउड बाय बोथ द टाइप ऑफ रीजनिंग, एक्चुअली सब कुछ इंटर रिलेटेड है। जब आप रीजनिंग करते हो, आफ्टर रीजनिंग you make some judgments, और based on these judgments you make any decision, right। पहले आप रीजनिंग करते हो, फिर आप जजमेंट करते हो, और फिर आप एक डिसीजन लेते हो। तो अब इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर बिलीफ, जो जजमेंट है हमारी बिलीफ से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो जैसा हमारे बिलीफ है हम वैसे ही जजमेंट करते हैं। तो जजमेंट और डिसीजन मेकिंग इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। The problem in decision making is to evaluate all the cost and benefit of every alternative, then choose one, right। मतलब this is the main define, इसको मार्क कर लो। डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग में we evaluate all the costs and benefits of every alternative and then we choose one. In this we know all solutions and one has to be selected, it is different from problem solving। इस तरीके से we will define decision making, right। So what is decision making in short, logically अगर देखें तो when we need to choose from all the solutions। problem solving में हम क्या कर रहे थे, हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे पहुंच रहे थे। नाउ यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास, वी नीड टू चूज फ्रॉम वन ऑफ दीज सॉल्यूशंस, और उसको चूज करने के लिए हमें पहले जज करना पड़ेगा, राइट। सो जजमेंट इज नीडेड टू मेक डिसीजन, इसीलिए जजमेंट और डिसीजन मेकिंग आर इंटररिलेटेड प्रोसेसेस, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3 ड्रेसेस है आपके पास, आज कौन सी ड्रेस पहननी है, तो उसके लिए व्हाट यू डू, फर्स्ट वी थिंक इन आवर माइंड, वी डू सम रीजनिंग, चलिए कल पहनी थी तो इसलिए आज दोबारा ये रिपीट नहीं कर सकते, ये वाली पिछले हफ्ते पहनी थी, है ना, क्या, हाँ इसमें फोटो आ रखी है, जैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, ये सब क्या है, ये सब रीजनिंग है। रीजनिंग के बाद यू मेक सम जजमेंट्स, राइट। अब मन में एक जजमेंट बन जाती है, इस चीज की ये जजमेंट है, ठीक है, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी, ऐसी थी। नाउ देन यू नीड टू चूज फ्रॉम ऑल 3 ड्रेसेस, यू नीड टू चूज वन, दैट इज डिसीजन मेकिंग, दैट यू आर चूजिंग फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, समझ आया। दिस इज सिंपली डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये भी इजी था, राइट, कोई मुश्किल चीज नहीं है यहाँ पर।
उसके बाद अब आता है क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये थिंकिंग का ही एक और पार्ट आ गया जिसको हम क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। सो नाउ व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई एक ओरिजिनल आइडिया प्रोड्यूस करें या कुछ भी न्यू चीज हम प्रोड्यूस करें, कोई भी नोवल मतलब न्यू या ओरिजिनल आइडियाज को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। और बर्नर ने इसे इफेक्टिव सरप्राइज का एक टेक्निकल टर्म दिया था, दैट इज द प्रोडक्ट और आइडिया इज अनयूजुअल और अ सरप्राइज। तो जब भी क्रिएटिव थिंकिंग होती है तब एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है वहां पर। ये बर्नर ने बोला कि आपको लगता है कि सडनली कि यस दिस कैन बी डन। दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू अ टाइप ऑफ लर्निंग। यस, कौन सी लर्निंग होगी? दिस इफेक्टिव सरप्राइज कि सडनली हमें कुछ चीज लगती है, तो कौन सी लर्निंग है? करेक्ट, दिस सिमिलर टू इनसाइट लर्निंग, है ना, क्योंकि दैट उसमें भी काइंड ऑफ सडनली सरप्राइज के तौर पर ही हमारे सामने एक आंसर अपीयर होता है। सो क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, इट कैन बी सीन इन डे टू डे एक्टिविटीज टू। क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क में नहीं होती, डे टू डे क्रिएटिविटी भी एक चीज है। सो बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरीडे क्रिएटिविटी एंड अ स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी। स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी में हम सब कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, ए टू जेड एवरीथिंग इज न्यू। और एवरीडे क्रिएटिविटी में हम ऑलरेडी जैसी चीजें होती हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, राइट? जब हम थोड़ा सा वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज एवरीडे क्रिएटिविटी। और स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी इज कि लाइक बिल्कुल ही नई चीज आपने एक प्रोड्यूस कर दी, दैट इज स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी। तो दो टाइप की क्रिएटिविटीज हैं, एक थोड़ी नॉर्मल लेवल जो हर इंसान में होती है एवरीडे क्रिएटिविटी, और एक स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी जो किसी किसी में है, राइट? एंड देन जेपी गिलफर्ड ने बताया कि दो तरीके की थिंकिंग होती है। जेपी गिलफर्ड एक साइकोलॉजिस्ट है बहुत फेमस, इसको आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे। तो जेपी गिलफर्ड ने दो तरीके की थिंकिंग बताई है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें हम सिर्फ एक कंक्लूजन पे आते हैं, राइट? वी कन्वर्ज our thinking, our mind, our efforts into one solution. It refers to the thinking that is required to solve the problems that has only one solution. For example, 2 plus 2. For example, 27 plus 5 क्या होगा? Yes, 27 plus 5. 27 plus 5 बोला था, है ना? करेक्ट। तो इसके लिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? अपना ब्रेन जो सब प्रोसेसेस चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था, उसको रोक के एक चीज पे फोकस आपने किया, है ना? मतलब कन्वर्ज किया, यू कन्वर्ज योर एफर्ट्स टू वन थिंग, दिस इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। नाउ व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग? It is the type of thinking in which one can think different answers to any problem or question. Having open-minded thinking, its abilities facilitate generation of variety of ideas which may not be seen to be related. और इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, उस पर भी आएंगे। But what exactly is divergent thinking? Exactly the opposite of this. जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, उसके लिए आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि आपके ओपिनियंस किसी चीज के बारे में अगर कोई आपसे पूछे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई मोदी एक अच्छा नेता है या फिर केजरीवाल या मोदी या लेट्स से जो बिडेन या मतलब वटएवर, है ना? तो अब आपके अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक आंसर एब्सोल्यूट आंसर नहीं, देयर कैन बी डिफरेंट आंसर्स, राइट? अगर कोई बहुत बड़ा भक्त है किसी का भी तो ऑफेंड मत हो जाना, ऐसा होता है ना? हर किसी के अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर एक सेकंड, डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर आ सकती है क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ आइडियाज वी कैन प्रोड्यूस, राइट? तो ये फर्क है कन्वर्जन और डाइवर्जेंट थिंकिंग में। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ये चार चीजें आती हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलेबोरेशन। डाइवर्जेंट थिंकिंग allows you to think fluently, flexibly, originally and in an elaborative manner. डाइवर्जेंट थिंकिंग की मदद से ही आप फ्लुएंटली सोच सकते हो। व्हाट इज फ्लुएंसी? राइट, स्मूथली, करेक्ट। जब हम स्मूथली किसी चीज को सोच पा रहे हैं, बहुत सारे आइडिया स्मूथली हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हम एक चीज पे मतलब एक चीज पे रिजिड नहीं है, वी आर फ्लेक्सिबल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ आंसर्स। अगर ये नहीं है तो ठीक है, वी कैन ट्राई दिस, वी कैन ट्राई दैट। एंड देन ओरिजिनलिटी, ये ओरिजिनल होते हैं, आपकी अपनी थिंकिंग बाहर निकल के आती है जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करते हो, अपने आइडियाज, अपनी ट्रू फीलिंग्स निकल के आती है। एलेबोरेशन मतलब ऑब्वियसली अगर कोई चीज आपका अपना आइडिया है तो यू कैन इवन एलेबोरेट अपॉन इट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल आस्क व्हाई यू सेड मोदी, तो यू कैन टेल मी इन एलेबोरेशन, राइट? कि भाई ये काम है, उसने ये किया है जी, वो किया है ना, ये सब आप मुझे रीजन दे सकते हो। सो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलेबोरेशन, ये चार लाइक फेसेट्स हैं यू कैन से, या फिर ये चार ऐसी चीजें हैं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें अलाउ करती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर? ये जरूरी है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ लेना। बट क्रिएटिव थिंकिंग में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डाइवर्जेंट ही यूज होती है। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए दोनों जरूरी है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मेनली डाइवर्जेंट थिंकिंग ही क्रिएटिविटी में काम आती है, बट स्टिल हम दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। नाउ द टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग कैसे होती है? तो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ये यहाँ पर आपको बस 4 पॉइंट्स देखने हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के।
सबसे पहला प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन और देन वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन मतलब ये वो फेज होता है जब हम एक आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड बिकमिंग अवेयर अबाउट द बैकग्राउंड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, दैट इज प्रिपरेशन। और आपके शायद यहीं कहीं बुक में एक डायग्राम सा बना था जिसमें कुछ लाइन सी ज्वाइन करके आपने कुछ बनाना है। एक सेकंड। यस, प्रॉब्लम 2 7.2 एक्टिविटी 7.2 उसकी प्रॉब्लम 2 फंक्शनल फिक्सेडनेस रीजनिंग वाले टॉपिक के साथ में ही है ना, मिल गया। इसमें ये 9 डॉट्स आपको दे रखी हैं और आपको क्या बोला है कि आपने बिना पेंसिल उठाए इन डॉट्स को कनेक्ट करना, बिना पेंसिल उठाए सारी डॉट्स को एक साथ आराम करो। हम्म स्ट्रेट लाइन लिखा है वहां पर, आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है ना, मुड़ गई ना। अब हुई ना दिक्कत, बस बुक खराब करनी थी, कहाँ हो गया 4 लाइनों में, तो ऊपर लिखा है ना भाई, आप पढ़ो तो सही, 4 लाइनों में और 4 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अभी जो ये कर रही है, कोशिश कर रही है, ये है प्रिपरेशन, दिस इज प्रिपरेशन। अब जब ये थोड़ा सा थक जाएगी, मतलब शी विल बी लाइक कि अरे यार नहीं हो रहा, दैट विल बी, मतलब अभी नहीं आया ना, अभी आपको आंसर नहीं आ रहा, उसने हार मान ली। नाउ दिस इज इंक्यूबेशन। समटाइम्स देयर इज द फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टक, वन मे लीव द प्रॉब्लम और गिव अप। समटाइम्स, कई बार हम छोड़ भी देते हैं कि भाई छोड़, ये नहीं हो रहा। एंड देन सडनली इल्यूमिनेशन आती है, मतलब तीसरा फेज आता है, द क्रिएटिव आइडिया माइट स्ट्राइक व्हेन द पर्सन इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। अब शायद जब ये नहीं इस बारे में सोच रही होगी, तब भी सडनली माइंड में वो आइडिया आ जाएगा, भाई हाँ ऐसे हो सकता है, मे बी किसी और चीज से हिंट मिल जाएगा, somehow suddenly the solution becomes appear in front of you. Now this is exactly insight learning, है ना। aha moment, वो जो मैंने आपको बताया, तो illumination हो गया। so it is marked by excitement और even satisfaction, आपको satisfaction होती है, excitement होती है कि yes I got it, ऐसे होगा, और फिर आप उसे वेरीफाई करते हो। जब हो गया, समझ आ गया कैसे होगा, तो देन यू विल वेरीफाई इट। इट हैपेंस व्हेन वी टेस्ट और जज द वर्थ ऑफ द और द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द आइडिया, जो हमें लगा वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, दैट इज वेरिफिकेशन। सो प्रिपरेशन जब हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को, इंक्यूबेशन जब हम स्टक हो जाते हैं, भाई कैसे होगा नहीं समझ आ रहा, इल्यूमिनेशन जब सडनली आंसर सामने आ जाता है, भाई ऐसे कर सकते हैं, तो वहां पर एक्साइटमेंट होती है हमें, है ना, सेटिस्फेक्शन मिलती है। और देन फाइनली वेरिफिकेशन, व्हेन वी ट्राई टू वेरीफाई इट कि क्या ये सही है या नहीं। सो दैट इज ऑल फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। अब एक लास्ट टॉपिक है जो आप ऑब्वियसली अपने आप रीड कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत सी चीजें आपको बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको यूज करनी चाहिए, आपको अपनी फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियाज वगैरह को इंक्रीज करना की कोशिश करनी चाहिए। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, मतलब अलग अलग आइडियाज के बारे में सोचो। ऑलवेज ट्राई टू इनकलकेट डिफरेंट आइडियाज। जैसे आपने बोला भाई मोदी ही अच्छा है, ऑब्वियसली हो सकता है मोदी अच्छा है, बट बाकी लोगों के भी ओपिनियन सुनो, कि अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करो। वी डोंट नीड टू लाइक फॉलो एनीवन, एनी पर्टिकुलर, एनी वन इंडिविजुअल। अंधभक्ति करना किसी की भी सही नहीं होती है ना, चाहे वो ये हो या वो हो। तो मतलब एक चीज पे स्टक नहीं रहना चाहिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी और पे फिक्स हो सकता है, तो किसी भी एक चीज पे हमें स्टक नहीं होना चाहिए, अलग अलग आइडियाज को इनकलकेट करना चाहिए, जो सेकंड पॉइंट में आपके लिखा है ना। और आस्किंग की हैबिट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो ताकि आपको ज्यादा आंसर्स अपने मन में आप रख पाओ। तो मतलब ऐसे बहुत से और पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं दैट यू कैन रीड, बहुत इजी है, उस तरीके से आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट मिल सकता है। एंड देन द वेरी लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज लैंग्वेज। क्या अब फिर बोलोगे पूरा आता, फिर नहीं आता, बताओ लैंग्वेज की डिफाइन, पढ़ के थोड़ी बतानी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, लैंग्वेज की डिफाइन बोलो। मैं भी पढ़ के बोला, इतना सा पॉइंट में पढ़ के। खैर, सो लैंग्वेज, अब यहाँ पर हम लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग का टॉपिक था, लैंग्वेज कहाँ से आ गया? तो लैंग्वेज भी धीरे धीरे हमारे मन में डेवलप होती है ड्यू टू थिंकिंग, कि हम आज समझते हैं, राइट। बट पहले हिस्ट्री में बहुत सारे डिबेट्स हुए, तो उस डिबेट पे जाने से पहले हमें पहले ही समझना पड़ेगा व्हाट इज लैंग्वेज। सो लैंग्वेज की ये डिफाइन है, लैंग्वेज कंसिस्ट सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ये सब सिंबल्स ही तो है, मैंने ए लिखा तो ये एक सिंबल ही तो है कि भाई दिस रिप्रेजेंट्स दी वॉइस अ या ए, है ना। ई लिखा या बी लिखा तो ये ब ब की साउंड रिप्रेजेंट करता है, दीज आर द सिंबल्स, राइट। तो एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स को जो ऑर्गेनाइज होते हैं बाय सर्टेन रूल्स, जिसे हम ग्रामर बोलते हैं, है ना। तो ग्रामर के रूल्स से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सिंबल्स को हम लैंग्वेज का नाम देते हैं। सिंपल, लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ सिंबल्स जिनको कुछ रूल्स गवर्न करते हैं और जिसकी मदद से हम आम लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, राइट। अब ये लैंग्वेज एक इंसान के अंदर पहले डेवलप होती है या फिर थॉट पहले डेवलप होता है, थिंकिंग पहले डेवलप होती है। तो ये अब हिस्ट्री में बहुत बड़ी डिबेट हुई
कई लोगों ने माना कि भाई पहले लैंग्वेज डेवलप होती है और फिर हमारा थॉट डेवलप होता है। कईयों ने माना कि नहीं भाई पहले थॉट डेवलप होता है फिर लैंग्वेज डेवलप होती है, और कईयों ने माना कि दोनों अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं, राइट, लाइक साइमल्टेनियसली, एक साथ ही दोनों एक साथ ही डेवलप हो रहे होते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो सबसे पहला जो आइडिया है वो बेंजामिन ली का था। उसने बोला कि लैंग्वेज डिटरमाइन करती है हमारे थॉट्स को। तो मतलब ऑब्वियसली लैंग्वेज प्रीसीड्स थॉट। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि जिस तरीके की लैंग्वेज हम यूज करते हैं उस लैंग्वेज से हमारी थिंकिंग भी बनती है। जैसे कि इसकी स्टडीज में कुछ ऐसे भी एग्जांपल है, जब आप ये पोर्शन अब रीड करोगे बुक से तो आपको बेटर समझ आएगा, बट आई विल जस्ट गिव यू द एग्जांपल ओवरव्यू ऑफ दैट, कि जब आप वेस्टर्न व्यू में देखो तो रिश्तेदारों के बहुत सारे नाम नहीं है ना, वो अंकल आंटी है हर कोई, वो बुआ बुबा वगैरह है ना, चाचा चाची, ये चीजें नहीं है वहां पर, सभी लोगों के लिए अंकल आंटी यूज करते हैं। तो वो अंकल आंट में वो फीलिंग नहीं है। तो व्हाट बेंजामिन ली इज ट्राइंग टू से कि इफ यू विल से अंकल तो उससे आपको इमोशनल कनेक्ट भी कम फील होगा। इफ यू विल से चाचा या मामा या वट तो इस वाली लैंग्वेज में आपको इमोशनल कनेक्ट या मतलब वो सोचने का तरीका ही डिफरेंट हो जाएगा, राइट। ये बेंजामिन ली कह रहा है कि जिस तरीके की लैंग्वेज हम यूज करते हैं उससे हमारी थिंकिंग पर फर्क पड़ता है। लैंग्वेज अफेक्ट्स आवर थॉट। और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, और इसका एक मतलब ये है और एक मतलब ये भी है कि लैंग्वेज एक बच्चे में पहले डेवलप होती है, देखो बोलना पहले चालू कर देता है, उसके बाद उसके हिसाब से थॉट डेवलप होते हैं, जैसी लैंग्वेज होगी वैसे उसकी थिंकिंग बनेगी। और उसके बाद थॉट एज डिटरमिनेंट ऑफ लैंग्वेज। इसने बोला कि लैंग्वेज हम कोई भी यूज करें वो हमारे लाइक थॉट्स को डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे थॉट हमारी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और पहले थॉट डेवलप होता है फिर लैंग्वेज डेवलप होती है। ये तो जीन पियाजे ने बताया ही था, क्योंकि जीन पियाजे के हिसाब से एक बच्चा जब तक 1 साल का भी है तब भी उसके अंदर कॉग्निशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आपने पढ़ा है ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे ने दिया था, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो वो सेंसरी मोटर तो लाइक 1 साल से ही चालू है, मतलब 0 to 1 की एज में। तो मतलब कि थॉट पहले डेवलप होना चालू हो जाता है। जीन पियाजे बिलीव दैट थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। अ चाइल्ड्स ऑब्जर्वेशन of others behavior and imitation also involves thinking but not language। इसने बोला कि जब बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट, इसने क्या बोला था सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चे की कॉग्निशन किस पे डिपेंड होती है, उनकी सेंसेस पे। सेंसरी ऑपरेशन में हमने यही सब पढ़ा था कि उसकी सेंसेस मेन है, सेंसेस को कोऑर्डिनेट करके दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब वो दुनिया को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें क्या चीज यूज हो रही है, थिंकिंग, नॉट लैंग्वेज। तो वो बोलते नहीं है, वो जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द ओरिजिन ऑफ थॉट्स। इसने बोला कि लैंग्वेज जरूरी ही नहीं है थॉट्स के ओरिजिन के लिए, जैसा बेंजामिन ली बोल रहा था। तो इसने उस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया, इसने बोला नहीं भी पहले थॉट आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। फिर एक पर्सन आया वाइगॉट्स्की, जिसने इस डिबेट को शांति कर दिया। उसने बोला भाई दोनों अलग अलग डेवलप होते हैं। वाइगॉट्स्की आर्ग्यूड दैट थॉट एंड लैंग्वेज डेवलप सेपरेटली इन चाइल्ड एंड एट अबाउट द 2 years of age they merge। 2 साल तक अलग अलग डेवलपमेंट चल रही होती है, लैंग्वेज अलग डेवलप हो रही है, थॉट अलग डेवलप हो रहा है एक बच्चे के अंदर, साथ साथ साइमल्टेनियसली दोनों चीजें डेवलप हो रही है। और 2 साल के बाद उनके डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड हो जाती है, मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल थॉट और रैशनल स्पीच आती है। और इफ यू विल लुक एट इट डीपली तो आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है। वर्बल थॉट, जब हम वर्बल मतलब वर्डिंग में सोचना चालू कर देते हैं, और रैशनल स्पीच सोच के बोलना चालू कर देते हैं। तो 2 साल तक दोनों अलग अलग डेवलप हो रही है, उसके बाद वो मर्ज हो गई, जिसके रिजल्ट से ही वर्बल थॉट और रैशनल स्पीच सामने आ पाती है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस डिबेट वाला टॉपिक कि पहले क्या आया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नाउ इसी के अंदर का जो सब पॉइंट भी है लास्ट, हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, दैट इज कि डेवलपमेंट कैसे होती है लैंग्वेज की। ऑल्दो डेवलपमेंट पर जाने से पहले छोटा सा एक टॉपिक है, नेचर ऑफ लैंग्वेज या मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया है। दैट इज सिंपली कि लैंग्वेज के अंदर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए गए हैं। एक इसके अंदर सिंबल्स होते हैं, दूसरा इसके अंदर रूल्स होते हैं, और तीसरा ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। मतलब ये जो लैंग्वेज की डिफाइन थी उसी को 3 पॉइंटर में बताया गया, सो दैट यू कैन रिमेंबर सही से, है ना, कि लैंग्वेज की डिफाइन में ये 3 पॉइंट्स आपने मेंशन करने ही करने हैं, कि इसके अंदर सिंबल्स आते हैं, ये रूल्स होते हैं कुछ जो सिंबल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। एंड नाउ भाई कैसे लैंग्वेज डेवलप होती है एक इंसान के अंदर, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आपको दिया गया है। क्राइंग, क्यूइंग, बैबलिंग, 1 word स्टेज और 2 word स्टेज, उसके बाद तो पैराग्राफ्स पे आ जाते हैं। क्राइंग सबसे पहली टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है। एक बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, रोना। वो रोता है जब जब उसे भूख लगती है। बच्चा बोलता थोड़ी है कि मम्मी दूध चाहिए या कुछ भी, बच्चा सीधा रोता है। उसको पॉटी आ रही है तो भी रोएगा, भूख लग रही है तो भी रोएगा, नींद आ रही है तो भी रोएगा, है ना। तो वो सिर्फ रोता ही है, उसको सिर्फ वही पता है, उसकी लैंग्वेज ही वो है कम्युनिकेट करने के लिए, ही कैन शी कैन ओनली क्राई।
So crying is the first type of language that develops in you. After crying, the बच्चा comes in cooing stage, जो मतलब एक एक सिर्फ लेटर वाली स्टेज होती है, जिसमें कुछ भी एक साउंड निकालने चालू करता है बच्चा, है ना, करना ऐसे बच्चा चालू करता है, दैट इज कूइंग, उसको हम कूइंग बोलते हैं। उसके बाद लाइक इसको आप बोलोगे कि अजीब से साउंड, जस्ट साउंड, सम साउंड्स वो प्रोड्यूस करने स्टार्ट करता है। और फिर बैबलिंग आती है, कुछ स्पेसिफिक लेटर्स को बार बार रिपीट करना, दा दा बा बा मा मा ऐसे करना बच्चा स्टार्ट करता है, उस स्टेज को हम बैबलिंग बोलते हैं कि वो बैबल करना स्टार्ट कर रहा है, राइट, रिपीटेशन ऑफ सम लेटर्स अगेन एंड अगेन। फिर आती है वन वर्ड स्टेज, जब बच्चा एक एक शब्द बोलना चालू करता है, राइट, अब पूरे पूरे वो शब्द बोल देता है, जैसे कि पापा दिखे बच्चे को तो पापा पूरा 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 बोलेगा, पापा मम्मा चाचा वगैरह वटेवर, वो पूरा पूरा एक एक वर्ड बोलना स्टार्ट कर रहा है समझ के, दैट इज वन वर्ड स्टेज। टू वर्ड स्टेज मतलब वो पूरा पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है, बट दो दो शब्दों में, जैसे कि पूरा सेंटेंस है वो बच्चा बोलना चाहता है कि पापा मतलब घर आ गए, है ना, इस चीज को सिंपल बोलेगा पापा आए, पापा आया, वटेवर, मतलब क्योंकि वो ढंग से नहीं बोल रहा अभी, तो लाइक दो वर्ड्स को रिलेट करके, है ना बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, तो मतलब वो दो वर्ड को एक साथ बोल रहा है, दैट इज टू वर्ड स्टेज। इसको हम टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं, और वन वर्ड स्टेज को होलोग्राफ भी बोला जाता है। अगर ये वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, होलोग्राफ इज सिंपली वन वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्पीच इज सिंपली टू वर्ड स्टेज। ये भी है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अब फर्दर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो ऑब्वियसली बच्चा पूरा पूरा बोलना स्टार्ट कर देता है, टू वर्ड से फिर थ्री फोर पूरा सेंटेंस मेकिंग पे आ जाता है, राइट। ये आपके मेन टॉपिक है। उसके बाद चैप्टर के लास्ट में कुछ बेसिक चीजें और आपको बताई गई हैं, दैट इज कि एक इंसान जब लैंग्वेज को एक्वायर करता है ना, तो उसके 4 सब सिस्टम्स भी आते हैं जो वो उसके साथ ही सीखता है, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, ग्रामर्स और प्रैग्मेटिक्स। ये लैंग्वेज की डिटेलिंग है, लैंग्वेज में ये सब चीजें आती हैं। व्हाट इज फोनोलॉजी? फोनोलॉजी का मतलब होता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। बच्चा सबसे पहले, ये तो हो गया कि कैसे कैसे सीख रहा है, मतलब लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, उसको दो तरीके से डिफाइन किया गया आपकी बुक में। एक तो व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, कि रोना, फिर सिर्फ साउंड, फिर बैबलिंग, और फिर वन वर्ड टू वर्ड, फिर वैसे एक है कि अब इसके अंदर के सिस्टम भी है बहुत सारे, जो भी एक एक करके डेवलप होते हैं। पहले बच्चा सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करना सीखता है, फोनोलॉजी सीखता है ना। उसके बाद बच्चा सिमेंटिक्स सीखता है। सिमेंटिक का मतलब होता है लाइक मीनिंग, चीजों का अंडरस्टैंड करता है उन वर्ड्स को। पहले बच्चे को नहीं पता, जब तक वो बैबलिंग स्टेज में, तो मम्मी पापा ही खुश हो रहे होते हैं, बच्चे को नहीं पता होता कि वो मम्मा बोल रहा है, वो तो उसको कोई भी वर्ड इजी लगा तो वो माँ 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 कर रहा है, और मम्मी उतने में खुश होती है, अरे भाई इसने मम्मी बोला पापा नहीं बोला, है ना। बट दैट इज सिंपली कि उसने बैबलिंग करी है, कोई भी वर्ड बार बार वो रिपीट कर रहा है, अभी तक उसने मतलब नहीं समझा। फिर वो धीरे धीरे सिमेंटिक्स पे आता है कि वो चीजों के मतलब को समझता है, वर्ड्स और उसके कॉम्बिनेशन के मतलब को समझता है। जैसा कि हम देखते हैं वन वर्ड या टू वर्ड स्टेज, अब उसको सिमेंटिक भी समझ आते हैं कि अगर मैंने ये फीलिंग एक्सप्रेस करनी है कि वाह आई एम हैप्पी कि पापा मुझे दिखे और पापा घर आ गए अब, तो आई विल से इट लाइक दिस कि पापा आए, है ना। तो या फिर थोड़ा खुश होके बोलना है तो पापा आए वगैरह, बट जो जो भी बोलेगा, तो ये सिमेंटिक है कि उसने सिमेंटिक सीखा, कि शब्दों के मतलब को भी सीखा, उनकी कॉम्बिनेशन के मतलब को भी सीख रहा है, कि आया या आए मतलब कि कोई चीज आई है ना, और पापा मतलब है ये बंदा, है ना, तो वो इस मतलब को समझ रहा है सारी चीजों को, दिस इज सिमेंटिक्स। ग्रामर, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रूल्स। अब जैसे ग्रामर के रूल है कि पहले ये वर्ड आएगा या वो आएगा, आया पापा भी बोल सकता है बच्चा, उसको नहीं पता कि भाई पापा पहले बोलना है, आया बाद में बोलना है, ये भी वो धीरे धीरे सीखेगा, है ना। दैट इज दी ग्रामर के रूल, वो धीरे धीरे सीखेगा कि भाई क्या चीज सही होती है, क्या चीज सही नहीं होती है। लिविंग थिंग के लिए ये वर्ड यूज करते हैं जी, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ऐसा नहीं बोलते, है ना। तो ये ग्रामर के रूल भी वो धीरे धीरे सीखता है। एंड देन लास्ट आता है प्रैग्मेटिक्स। ये तो लाइक अभी तक हम सबको भी बहुत अच्छे से नहीं पता है शायद, तो बच्चा तो क्या ही सीखेगा, ये तो सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है ना। प्रैग्मेटिक्स का मतलब है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सच एज टेकिंग टर्न्स, इनिशिएटिंग द टॉक्स, या फिर कब रुकना है, कब एम्फेसाइज करके बोलना है, राइट। ये जैसे मैंने अभी बोला, एम्फेसाइज करके बोलना है, ये चीज, ये सब लैंग्वेज के ही रूल्स हैं, ये अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। हाथों का यूज करना, जो आई डू अ लॉट वैसे बोलते वक्त, ये सब चीजें करनी चाहिए, इससे इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मैं बिल्कुल ऐसा खड़ा होकर बोलता रहूंगा, इधर देखता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है लैंग्वेज नहीं ठीक। इससे आपको एक मिनट के लिए आपको लगेगा ठीक है, बट ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड टू दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो ये सब होते हैं प्रैग्मेटिक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूल्स को प्रैग्मेटिक्स बोला जाता है। तो ये चार चीजें लैंग्वेज के ही फर्दर सब सेट्स में आती है। क्लियर है? अब लास्टली कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो एट बिल्कुल लास्ट आपके चैप्टर में आपको दी गई है, जिसमें एक नाम बहुत जरूरी है, दैट इज नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने बहुत अजीबोगरीब सी बात बोली, और पूरी दुनिया को अपनी स्टेटमेंट से इसने एक तरीके से हिला दिया। इसने बोला कि जो लैंग्वेज डेवलप होती है उसमें एक डिवाइस का रोल है,
जिस डिवाइस को इसने नाम दिया LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इसने बोला एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक डिवाइस है जो हर किसी इंसान के दिमाग में लगा होता है। उसी डिवाइस की मदद से बच्चा बहुत जल्दी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, मतलब लैंग्वेज के रूल्स को एक्वायर कर लेता है। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। इसने बोला यूनिवर्सल ग्रामर होती है इस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अंदर, एक यूनिवर्सल ग्रामर इनबिल्ट बनी होती है। तो बच्चा जो भी कुछ लाइक अपने आसपास सुनता है बहुत जल्दी सीख जाता है। जैसे कि आप हिंदी बोलना कब सीखे, आपको शायद खुद याद भी नहीं होगा। यू कांट पिक दैट वन डेट कि हाँ मैं इस दिन सीख गया। कैसे एक 3 साल का बच्चा बहुत जल्दी बोलना चालू कर देता है, 1 लेटर से बड़ा जल्दी, कितना कुछ है सीखने को। इस चीज को लैपटॉप बोलते हैं जी, ही के साथ ये लगाते हैं, शी के साथ ये यूज होता है, मतलब वट ना। बहुत से रूल्स हैं, बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है हमारी लैंग्वेज। बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, क्यों? उस बात को के पीछे का रीजन नॉम चॉम्स्की ये मानता था कि भाई उनके अंदर एक इनबिल्ट रेडीनेस है, वो तैयार है, इनेटली ही रेडी है उस चीज के लिए, ड्यू टू देयर डिवाइस दैट इज देयर इन देयर माइंड, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम, device, language acquisition device. So Chomsky emphasizes on the built-in readiness to learn grammar and to help us explain why children acquire language so readily without direct teaching. डायरेक्ट टीचिंग आपको कराना इतना मुश्किल है, आज आप इतना सारा डेलिब्रेट टीचिंग के बावजूद ये पढ़ने में इतनी दिक्कतें करते हो, पर बचपन में आपको मम्मी पापा ने बहुत ढंग से नहीं बोलना सिखाया, एक एक चीज थोड़ी सिखाई है उन्होंने, कई चीजें हम अपने आप ही सीख गए। तो वो हमारे अंदर एक इनबिल्ट रेडीनेस थी उस चीज को सीखने की, राइट। सो दैट इज द मेन आइडिया जो नॉम चॉम्स्की ने बोला। और ऐसे ही BF स्किनर एक पर्सन था जिसने ये बोला कि भाई लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है आपकी लैंग्वेज में, हम धीरे धीरे लर्न करते हैं। हाँ ये वही है जिसने चूहे पे जुर्म किया था, करेक्ट। तो इसने बोला एसोसिएशन, इमिटेशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट, इन सब प्रिंसिपल के थ्रू भी लैंग्वेज डेवलप होती है। कोई नहीं, उसका पर्सनल व्यू है, बोल सकते हैं, है ना। तो so that is all for this chapter, ठीक है। I hope it's clear.